वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9th का जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था अणु एवं परमाणु, उसका तीसरा पार्ट देखेंगे। अब तक हमने 2 पार्ट इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे और दूसरे पार्ट में हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। इसके आगे के जो टॉपिक्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आज हम इसके आगे जो तत्वों के प्रतीकों के बारे में दिया हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो डाल्टन ने सबसे पहले किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया था। यह तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। तो जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने परमाणु को ही प्रदर्शित करे इस तरीके का तत्व का एक प्रतीक उन्होंने बनाया था। अब जो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 से अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो जो दिए हुए हैं, ये डाल्टन के दिए हुए हैं। ये जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने एक बिंदु से, इसका मतलब यही है, जो ये डाल्टन ने तो इस हिसाब से दिया था कि वो परमाणु को प्रदर्शित करे। अब हाइड्रोजन में एक परमाणु होता है, तो उस हिसाब से ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, सीसा और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, पारा। तो आपके एनसीईआरटी में इतने ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो डाल्टन ने प्रतीक दिए थे। और अब बर्जीलियस ने जो सुझाव दिया था कि तत्वों के नाम के हिसाब से उनके प्रतीक बने। तो जैसे कि मान लो पूरा नाम हाइड्रोजन है, तो उसका एक अक्षर ले ले शुरुआत का एच, तो हाइड्रोजन का एच लेके हमने हाइड्रोजन का प्रतीक बना लिया एच। तो ये बर्जीलियस वाला जो आइडिया था, वही हम आजकल यूज करते हैं। तो अब एनसीईआरटी में आगे 2 धातुओं के बारे में चर्चा हुई है। जैसे पहला है कॉपर। तो कॉपर का नाम कॉपर क्यों पड़ा? तो साइप्रस नामक जगह से ये प्राप्त हुआ था सबसे पहले, इसीलिए इसका नाम हमने कॉपर रखा है। और जो गोल्ड है यानी कि सोना, इसका नाम अंग्रेजी के गेलू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पीला, और ये सोना पीला दिखता भी है। अब ये जो आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी एक प्रकार की संस्था है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे नाम, प्रतीक, इन सब के बारे में पूरा जो विश्व के वैज्ञानिकों के लिए नियम बनाती है, और वही पूरे केमिस्ट्री में फॉलो होते हैं। तो आईयूपीएसी के अनुसार जो हम किसी भी तत्व का प्रतीक बनाएंगे, वो किसी प्रतीक का पहला अक्षर सदैव बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और जो दूसरा अक्षर है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में का हमने प्रतीक बनाया है एच, आईयूपीएसी ने ही बनाया है। और एल्यूमिनियम का एल है, लेकिन एल ए में ए कैपिटल में है और एल स्मॉल लेटर में। ऐसा नहीं लिखेंगे कि ए हम कैपिटल में लिख दें और एल भी कैपिटल में ही लिखा रहा है, या फिर दोनों ए एल, ऐसा भी, ये भी गलत है। ऐसे ही कोबाल्ट में सी होगा कैपिटल में और ओ होगा स्मॉल में, ये गलत है। और अगर दोनों सी और ओ भी स्मॉल में लिख दें, वो भी गलत था। क्लोरीन, क्लोरीन में सी कैपिटल में होगा और एल होगा स्मॉल में। जिंक में भी जेड कैपिटल में होगा, एन होगा स्मॉल में। लोहा में भी एफ कैपिटल में होगा और ई होगा स्मॉल में। सोडियम में भी एन कैपिटल में होगा और ए होगा स्मॉल में। और पोटेशियम में के पोटेशियम में तो एक ही अक्षर है, तो अकेला के। अब ये जो क्लोरीन और जिंक है, ये दोनों इंग्लिश भाषा से लिए गए हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो अब ये लोहा, सोडियम और पोटेशियम, इनके जो हमने प्रतीक बनाए हैं वो लैटिन भाषा के नाम के हिसाब से बनाए हैं। तो जैसे आयरन का है फेरस, और सोडियम का ऐसे देखा जाए तो एस से चालू होना चाहिए, लेकिन एन है ना, एन से चालू है, तो लैटिन भाषा का शब्द है नेट्रियम, उससे लिया गया है इसका प्रतीक सोडियम का। और ऐसे ही पोटेशियम के लिए केलियम शब्द से लिया गया है, तो इसका के आया है। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में काफी सारे दिए हुए हैं प्रतीक। तो जैसे एल्यूमिनियम का एल,
आर्गन का AR, तो इसमें भी कैपिटल में A है और R स्मॉल में। बेरियम का BA, तो देखिए सब में देखिए सबसे पहले जितने भी हैं अगर पहला लेटर है तो कैपिटल में है और 2 लेटर है तो दूसरा हमेशा स्मॉल में है, और जिसमें एक ही लेटर है तो वो कोई बात ही नहीं है, वो पूरा कैपिटल में ही लिखा जाएगा। तो जैसे देखते हैं, बेरियम का BA, बोरोन का कैपिटल B, ब्रोमीन का BR, कैल्शियम का CA, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का है Au और हाइड्रोजन का है H, आयोडीन का है I, आयरन का है Fe, सीसा का है Pb और मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, चांदी का Ag और सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn। तो ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, और इतना केमिस्ट्री में यूज होता है इनका कि इनके प्रतीक याद हो जाएंगे। अब आइए परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा करते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक परमाणु द्रव्यमान होता है, वो भी निश्चित परमाणु द्रव्यमान होता है। और ये जो एक हम किसी भी एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, काफी कठिन काम है, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं एक तत्व में कि किसी एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियम का उपयोग करके और जो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं से यौगिक बने हैं उनके द्वारा हम सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं। मतलब कि अगर हमने कोई एक तत्व माना, उसका मान लिया है 12, जैसे कार्बन का 12 है तो उसके उसके सापेक्ष में दूसरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कार्बन का एक परमाणु का ही द्रव्यमान ज्ञात कर लिया हो 12, नहीं, हमने किसी एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान अपने हिसाब से मान लिया है और उसको मानक बना के बाकी सबके उसके हिसाब से ज्ञात किए हैं, उसी को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहा है। तो इसके लिए हमने परमाणु द्रव्यमान की वैज्ञानिकों ने कई इकाइयां देखी कि किसको सबसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में सोचा कि ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया जाए। अब ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? कारण है इसका, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है और इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते। पूर्णांक का मतलब कि 1, 2, 3, ऐसा नहीं कि 1.2 या 1.3, मतलब पूरी पूरी संख्या प्राप्त हो रही है, ऐसे दशमलव या फिर बटे घटे में कोई संख्या नहीं मिल रही। इसीलिए सबसे पहले ऑक्सीजन को देखा था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने 1961 में कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसके एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया, और यही हम आज भी यूज करते हैं, ये कार्बन 12 वाला, कि कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया है। तो इसकी प्रॉपर परिभाषा है, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान 1/12 के हिसाब से जो कार्बन वाला है उसके हिसाब से दिए गए हैं, क्योंकि वही हम यूज करते, तो यही हमें अब याद भी करना है। तो हाइड्रोजन का 1 माना गया है, कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। तो अब अगला टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, ऐसा नहीं है कि परमाणु यहाँ वहां घूम रहे हों। परमाणु मिलके अणु एवं आयन बनाते हैं और बहुत सारे अणु एवं आयन एक साथ मिलकर द्रव्य बनाते हैं, जिसे हम देख छू व अनुभव कर सकते हैं। तो खाली परमाणु ऐसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूमते हैं, और ये अणु या आयन बनाते हैं और अणु आयन मिलके द्रव्य बनाते हैं। तो द्रव्य की सबसे छोटी इकाई
अभी तक हमें जो पता है वो परमाणु ही है। वैसे परमाणु के अंदर भी काफी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, वो अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। तो अभी जो वैज्ञानिक उस समय के थे उन्हें यही लगता था कि परमाणु ही सब द्रव्य की सबसे छोटी इकाई है और वो छोटी इकाई स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।